हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपके बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 जो कि था बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। और आज इस चैप्टर में हम एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वो होगा एंजाइम्स। तो सुनने में तो एंजाइम्स बड़ा इजी सा लगता है कि अरे हाँ एंजाइम्स बहुत बार पढ़ा है हमने, आप क्या पढ़ाओगी, आप हमें सब आता है एंजाइम्स के बारे में, लेकिन आपको अभी कुछ भी नहीं आता है। इतनी नई नई चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, आपको इतनी सारी नई बातें एंजाइम्स के बारे में पता चलेंगी कि ये वीडियो देखने के बाद, आप ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप बोलोगे कि वो ऐसा भी हो सकता था, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। तो एंजाइम शुरू करते हैं, देखते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। बायो में हर जगह एंजाइम 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 यही सब चीज़ें आती रहती है। और बायो मॉलिक्यूल्स में एंजाइम को क्यों इंक्लूड किया गया, इसका रीज़न हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले इसी में हम डिस्कस करते हैं कि एंजाइम्स होते क्या हैं। तो सबसे पहली बात, केमिस्ट्री में हम सभी एक चीज़ पढ़ते हैं, अगर आपको हिंदी भाषा में समझाया जाए तो अगर A+B रिएक्ट कर रहे हैं और इनसे मिलकर C+D बन रहा है, हमें इस रिएक्शन की हमें स्पीड को बढ़ाना होता है। क्या, किसको बढ़ाना होता है? स्पीड। क्या मतलब है स्पीड बढ़ाने का? रिएक्शन का, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो C और D नाम के दो प्रोडक्ट हैं ये फास्ट बने, A और B C और D में जल्दी से कन्वर्ट हो। अब ये प्रोसेस जल्दी कराने के लिए, ये रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम यहाँ पे जो चीज़ प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? कैटलिस्ट। तो आप हमेशा कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस दैट ऑल्टर्स द, आप हमेशा कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये पढ़ते हैं, सब्सटेंसेस, सब्सटेंस दैट ऑल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ऑल्टर्स द रेट, या फिर रेट या स्पीड लिख देती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। ऑल्टर्स का क्या मतलब आता है? अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा ऑल्टर्स। ऑल्टर्स का ये मतलब होता है या तो स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं या तो स्पीड को कम भी कर सकते हैं। ऑल्टर का ये मतलब है, मैं अब आपको ऐसे बोल देती कि इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कई सारे कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो डिक्रीज करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। तो आप बोलोगे मैम आपने तो गलत बोला था, तो मैंने इसीलिए गलत नहीं बोल के वहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया, ऑल्टर्स। तो सीधी सीधी बात आपको ये समझ में आई, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। बाकी ना उन्होंने रिएक्टेंट से इंटरफेयर किया, ना उन्होंने प्रोडक्ट से इंटरफेयर किया, उन्होंने सिर्फ एक काम किया कैटलिस्ट ने, और वो क्या था कि आपकी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दिया। कैटलिस्ट समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अब एंजाइम्स क्या होते हैं? कैटलिस्ट, अगर हमारी कोई भी कैटलिस्ट अगर लिविंग बॉडी में है, कोई भी कैटलिस्ट अगर लिविंग बॉडी में है, तो अब उसे क्या बोलेंगे? लिविंग बॉडी में रहने वाला कैटलिस्ट क्या कहलाएगा? लिविंग बॉडी में रहने वाला कैटलिस्ट कहलाएगा बायो कैटलिस्ट। क्या कहलाएगा? बायो कैटलिस्ट। बायो, बायो मतलब होती है लाइफ। किसी लिविंग बॉडी में, अभी बाहर केमिस्ट्री लैब में यूज़ कर रहे थे, किसी लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे कैटलिस्ट था। लेकिन अगर वो हमारी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट है, अब आपका फिर से क्वेश्चन, मैम कैटलिस्ट हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, क्या काम है उसका हमारी बॉडी में? अरे तो अब तो पूरी रामायण खत्म होने पर है ना, तो अब ये नहीं पूछना है कि सीता मैया कौन है। तो आपने ये देख लिया कि सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पूरी कहानी आप पढ़ के आ चुके हो। अब ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं तो उसमें फॉर्मेशन, ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें आपने स्टडी कर ली हैं। और उन्हीं सारी सेल के अंदर चलने वाली केमिकल रिएक्शंस को जो भी सब्सटेंस या तो उनके रेट को बढ़ा रहे हैं या तो उनके रेट को कम कर रहे हैं, इन शॉर्ट उनके रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारे सब्सटेंसेस कहलाते हैं बायो कैटलिस्ट। और या फिर यहाँ पे स्लैश लगा के एक और वर्ड में लिखना चाहूंगी, या फिर एंजाइम्स, या फिर एंजाइम्स। तो बेसिकली एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर नथिंग बट द कैटलिस्ट। कैसे वाले कैटलिस्ट हैं? बायो कैटलिस्ट हैं, मतलब हमारी लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। क्या करते हैं? सेल के अंदर चलने वाली केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें कैटलाइज करते हैं, उनकी रिएक्शन को, रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करते हैं।
समझ आ गई? तो क्या होते हैं एंजाइम्स? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इस बात पे फोकस करिएगा, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट कैटलिस्ट होते हैं विच इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। और करते क्या है, किस चीज पर काम करते हैं? स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि 8+B से कितनी जल्दी C2D बने, रिएक्शन के रेट पे काम करते हैं, ना कि रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे। क्लियर? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सारे एंजाइम का जो नेचर होता है, अगर आप पूछो कि प्रोटीन एंजाइम्स हैं क्या, अगर आप बोलोगे एंजाइम का नेचर क्या है, मतलब वो किस बायोमोलिक्यूल से मिलकर बने हैं, तो ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, सारे एंजाइम्स का नेचर प्रोटीन होता है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है कि कोई अगर प्रोटीन है तो वो एंजाइम भी होगा, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। हर कोई एंजाइम थोड़ी है यार, अभी कोलाजन बोल दो तो कोलाजन इज नॉट एनी एंजाइम, इट इज जस्ट सिंपल प्रोटीन। ठीक है, तो कोलाजन क्या है? सिंपल प्रोटीन है बट एंजाइम नहीं है। लेकिन अगर हम कोई भी एंजाइम की बात कर लो आप, जैसे कि अगर मैं बहुत सारे एंजाइम डिस्कस करूं आपसे, पेप्सिन्स होते हैं, ट्रिप्सिन्स होते हैं, काइमोट्रिप्सिन्स होते हैं, ये सब क्या हैं? ये सब एंजाइम हैं। और इसमें ये सब इनका नेचर क्या है? ये ऑल दीज आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है जिसमें प्रोटीनेशियस नेचर वाले पार्ट में, राइबोजाइम। क्या एक्सेप्शन आपको याद रखना है? राइबोजाइम। राइबोजाइम राइबोजाइम जो होता है वो एक एंजाइम होता है, लेकिन उसका नेचर प्रोटीन नहीं होता, रादर इट इज आरएनए। इसका नेचर क्या होता है? इट इज आरएनए इन नेचर, 23S आरएनए इन नेचर, इट इज नॉट प्रोटीनेशियस। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसको आपको राइबोजाइम होगा, ZYME, आपको इसको एज ए एक्सेप्शन वहां पे याद रखना है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, इतनी आपको क्लियर हो गई बात? चलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, दैट इज ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। अब एंजाइम का जो नेचर होता है इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का क्या मतलब है? स्पेसिफिक का मतलब होता है कि सिलेक्टिव एंड चूजी। आपको आलू की सब्जी पसंद है तो आप हमेशा आलू ही खाओगे, यू आर वेरी सिलेक्टिव फॉर योर चॉइस, वेरी चूजी। आपको कोई और सी सब्जी कोई भी दे, आपको कोई बटर पनीर मसाला दे दे, आपको कोई काजू करी दे दे, आपको कोई और क्या होता है, आपको कोई वो पनीर, कौन सा वाला पनीर होता है, पालक पनीर दे दे, आपको कोई से भी, आपको मलाई कोफ्ता दे दे, ओहो हो काफ़ी अच्छा। तो हाँ, आपको कुछ भी दे दे लेकिन आप नहीं खाएंगे, क्योंकि यू आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट आलू। आपको आलू की सब्जी इतनी पसंद है, आपका इतना ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, आप इतना ज़्यादा ऑनेस्ट हो उसके लिए, लॉयल हो आलू की सब्जी के लिए, कि आप कभी भी आलू को बिट्रे करके मलाई कोफ्ता या बटर पनीर मसाला पे शिफ्ट नहीं होगे। तो दिस इज़ योर ऑनेस्टी टूवर्ड्स आलू की सब्जी, योर स्पेसिफिसिटी टूवर्ड्स आलू की सब्जी। आप आलू को बड़ा पसंद करते हो, तो वैसे ही जो एंजाइम्स होते हैं दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। मतलब कि कोई सा भी एंजाइम किसी भी रिएक्टेंट पे जाके काम नहीं करेगा। एक एंजाइम का अपना रिएक्टेंट होगा, दूसरे एंजाइम का अपना अलग रिएक्टेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। तो एंजाइम जिस चीज पर काम करता है, दैट थिंग इज नोन एज, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस आर नोन एज सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसे हम? सबस्ट्रेट। ये चीज आप याद रखिए कि एंजाइम जिस भी पर्टिकुलर चीज पे काम करते हैं दैट इज सबस्ट्रेट। ओके, क्लियर हो गया? तो एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, कोई सा भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट पे जाके ऐड नहीं होगा, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक दूसरे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर जाके काम करेगा। एवरीथिंग क्लियर ऑन द स्लाइड? ठीक है, हमने अभी सीखा एंजाइम की डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एंजाइम, दैट दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। एक्सेप्शन जो मैंने अभी आपको बताया था, राइबोजाइम्स, जो राइबोजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? राइबोजाइम्स भी एंजाइम हैं बट दे आर नॉट प्रोटीन। तो नॉन प्रोटीन एंजाइम्स में अगर आप कुछ एग्जाम्पल जो एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, नॉन प्रोटीन एंजाइम आपको अगर कोई सा याद रखना है तो वो है राइबोजाइम। अब इसका नेचर नॉन प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन तो नहीं है, तो फिर क्या है नेचर? कुछ तो नेचर होगा ना, तो इट्स नेचर इज न्यूक्लिक एसिड। क्या नेचर होता है इसका? न्यूक्लिक एसिड, उसमें भी आरएनए। अब आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, ये सब नहीं बताएंगे, ये आपको पढ़ा चुके हैं, पुराने वीडियोस देख के आइए। ठीक है। Enzymes form tertiary structure 3D with some crevices pocket called active sites into which the substrate fit. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ से समझने वाले कंसेप्ट वाली बात आ रही है। आपने पढ़ा एंजाइम्स जो होते हैं उनका नेचर होता है प्रोटीन,
किस नेचर के होते हैं वो? प्रोटीनिशियस। और आपने प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, पढ़े आपने प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर? क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़े आपने? प्राइमरी, आपने पढ़ा है सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। आपने ये 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़े हैं प्रोटीन के लिए, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो पुरानी वीडियो देख के आओ, उसमें हमने आपको पढ़ाया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कोई सा भी अगर प्रोटीन है जो कि एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो आप मुझे हमेशा आंसर करेंगे इट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये जो एक प्रोटीन की चेन थी, ये आपस में ऐसे करके पूरी खुद के ऊपर वाइंड हो गई है, यूं करके एक कॉटन वुलन बॉल, एक बोलते हैं ना वुलन बॉल, ऊन का गोला, ऊन आता है ना, इससे पहले स्वेटर बुनती थी दादी नानी लोग, वो होता है वुलन, वुलन बॉल की तरह एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है। किसका? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कुछ इस टाइप का होता है। अब जब ये टर्शरी स्ट्रक्चर ऐसे करके एक बॉल की तरह होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें बट ऑब्वियस ये बात है, इसमें कुछ गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या क्रिएट हो जाते हैं? कुछ कुछ इसमें मान लो आप यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाते हैं, स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, है ना? और ये जो स्पेसेस क्रिएट होती हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर में, these spaces are known as active site. These spaces are known as active site. क्या बोलते हो आप इन स्पेसेस को? एक्टिव साइट बोलते हो इन्हें। एक्टिव साइट का क्या मतलब है? एक्टिव साइट जिस जगह पर आके कौन अटैच होगा? एक्टिव साइट जिस पर आके सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल अटैच होगा। फिर से समझो एक बार क्या होता है, जो एंजाइम होता है उसका फोल्डिंग कैसी होती है उस प्रोटीन की? इट इज 3D टर्शरी फोल्डिंग। कैसी फोल्डिंग होती है? टर्शरी स्ट्रक्चर विद 3D फोल्डिंग। अब 3D फोल्डिंग है तो उसमें कुछ क्या क्रिएट हो जाते हैं? कुछ गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। These gaps are known as active sites। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट पे कौन आके अटैच होता है? एक्टिव साइट पे आके अटैच होता है सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट को आप रिएक्टेंट समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? रिएक्टेंट। जैसे ये जो रिएक्शन हो रही है A+B और इससे मिलके कुछ तो भी एक प्रोडक्ट बनना है, तो रिएक्टेंट जो कैटलिस्ट है उसको किस पे काम करना पड़ेगा? उसको हमेशा रिएक्टेंट्स पे काम करना पड़ता है। तो A एंड B ये दोनों क्या हो गए? सबस्ट्रेट्स हो गए। क्या हो गए? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इज बेसिकली एनीथिंग जिस पर एंजाइम काम करेगा। तो एंजाइम वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज रेफर टू एज सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट कहाँ पे आके अटैच होता है एंजाइम पे? क्या बताइए? तो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पर आके अटैच होता है। क्लियर सभी को? कोई भी दिक्कत नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये सीख लिया कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, साथ साथ में उसमें एक्टिव साइट प्रेजेंट होती हैं और उस एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाता है। इतनी सारी बातें हमने सीख ली। नाउ केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन जनरली क्या होता है? 2 टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में सिंपल होता है, शेप, स्टेट ऑफ मैटर, साइज, ये सब अगर चेंज हो रहा है दैट इज फिजिकल चेंज। उसमें कोई भी परमानेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होते हैं। 9th क्लास में पढ़ते हैं हम ये फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच शेप और स्टेट ऑफ मैटर विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स। ना कोई बॉन्ड बनेंगे ना ही बॉन्ड कोई टूटेंगे। एग्जाम्पल, आइस मेल्टिंग इनटू वाटर एंड वाटर बिकम्स वेपर। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। नाउ व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज होते हैं केमिकल रिएक्शन जिसमें एक्चुअल बॉन्ड बनते हैं या फिर टूटते हैं। बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इट मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शन। अब जहाँ पे एक्चुअल में बॉन्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, वो कैसी हो जाती है? वो या तो मतलब केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं एंड इट कुड बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनिक इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक में ऑल द अदर केमिकल कंपाउंड्स या ऑल द अदर एलिमेंट्स। कार्बन और उसके कंपाउंड्स हैं तो वो किस में आ जाएंगे? ऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक में ऑल अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो आपने ये समझा केमिकल रिएक्शंस 2 टाइप की हो सकती हैं, उसमें फिजिकल चेंज भी हो सकता है और उसमें केमिकल चेंज भी हो सकता है। तो अब एंजाइम क्या करता है? दोनों टाइप के चेंज हो सकते हैं ना, फिजिकल केमिकल। एंजाइम कौन सा वाला चेंज कराता है? तो एंजाइम बेसिकली क्या करता है? एंजाइम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? रेट। अब अगेन व्हाट इज दिस रेट? व्हाट डज दिस रेट मीन्स?
तो रेट का क्या मतलब होता है समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन समझना है कि जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ A प्लस बी इज फॉर्मिंग C प्लस डी, A प्लस बी इज फॉर्मिंग C प्लस डी। तो A और B क्या है, A एंड B आर रिएक्टेंट्स एंड C और D क्या है, C एंड D आर प्रोडक्ट्स। दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं जो रिएक्ट हो रहे हैं और हमें अल्टीमेटली दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का सीधा सीधा ये मतलब होता है, कहीं भी अगर रेट आ गया है मतलब ये हमसे बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। सपोज यहाँ पे मैं दो नहीं, मैं इसको एक ही प्रोडक्ट करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो A प्लस बी ने मिलकर C पर एक प्रोडक्ट बनाया है, तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन यूनिट टाइम। DCDT क्यों लिखते हैं हम, आपने डिफरेंशियल पढ़ा होगा है ना, किस तरीके से उसका क्या सेंस होता है, फिजिक्स में इतना बेसिक्स तो पढ़ाया जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसे डिफाइन करेंगे, रेट की अगर आप बात करो, रेट को डिनोट करते हैं R से, तो वो हमेशा हो जाता है DC अपॉन DT। C क्या है, C नहीं लिखूं तो मैं यहाँ पे सीधे इन शॉर्ट प्रोडक्ट भी लिख सकती हूँ, कितना प्रोडक्ट बना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सीधी सी बात, रेट का ये मतलब है अगर रिएक्शन 1 घंटा चली, सपोज टाइम कितना है 1 घंटा, उस 1 घंटे में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म in unit time, that is referred to as rate of physical or chemical process, that is referred to as rate। उस चीज को हम बोलते हैं रेट। तो रेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन यूनिट टाइम, दैट इज डेल P by डेल T। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। आप सिंपल याद रखो, आपको डेल डी ये सब नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल सी एक बात ये तो याद रख सकते हो ना, कितना प्रोडक्ट कितने टाइम में बना, दैट इज नोन एज रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट फॉर्म, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन यूनिट टाइम, दिस इज रेट एंड दिस इज द क्वांटिटी दैट एंजाइम अफेक्ट। दिस इज द क्वांटिटी, मतलब एंजाइम क्या चीज है, किसको एंजाइम अफेक्ट करता है, तो एंजाइम इसी चीज को अफेक्ट करता है। दिस इज द रेट जिसको एंजाइम अपने एक्शन से अफेक्ट करेगा। तो अब आगे देखेंगे कैसे एंजाइम इस पर काम करेगा और कैसे इस रेट को अफेक्ट करेगा। रेट इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिमिलरली रेट क्या बता रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन टाइम विद कंपैरिजन टू टाइम है। तो अगर रेट की हम रेट ऑफ रिएक्शन को वेलोसिटी भी बोल सकते हैं अगर उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट नीड्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। स्केलर और वेक्टर अभी तक तो आता होगा, 11वीं कक्षा में आ गए हो। तो स्केलर क्या होता है, स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होता है। तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन को बोला, रेट ऑफ रिएक्शन आपने देखा कैसे डिस्क्राइब करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को वेलोसिटी भी बोल सकते हैं अगर हम उस रेट में डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। क्लियर? Rate of physical and chemical processes are influenced by factors such as temperature. Generally, rate doubles or decreases by half for every 10 degree change in either direction. तो अब कोई भी जो रिएक्शन होती है कई सारे फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, टेम्परेचर, pH और उसके बाद में सैलिनिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करती है। लेकिन आपको जो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है वो होता है टेम्परेचर, कि हम जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाएंगे, कितना 10 डिग्री से बढ़ाएंगे तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। समझो इस बात को, 10 डिग्री सेल्सियस पे किसी रिएक्शन का रेट था R, कितना था R। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस करा तो इसका रेट हो जाएगा 2R। इसका रेट कितना हो जाएगा 2R। तो वही यहाँ पे लिखा है, जनरली रेट डबल और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। अगर हमने 10 डिग्री बढ़ा दिया तो वो 2R हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर हमने कम कर दिया तो वो हाफ हो जाएगा, R/2 हो जाएगा।
समझ में आई? तो ये वाली बात थोड़ी सी याद रखो टेम्परेचर वाली, बाकी अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग में हम और बाकी डिटेल में चीजें देखेंगे। रेट ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन इज वेरी हाई। अब जो एंजाइम किसी रिएक्शन को अगर कैटलाइज कर रहे हैं, एंजाइम किसी रिएक्शन में काम कर रहे हैं, तो देखो एंजाइम क्या कर देते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द फास्टेस्ट एंजाइम, इट एक्सेलरेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन 10 मिलियन टाइम। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम होता है, क्या करता है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है CO2 प्लस H2O दोनों मिलती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और वो बना लेती हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या बना लेती हैं? कार्बोनिक एसिड। क्या बना लेते हैं? कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। तो मतलब कि CO2 प्लस H2O, उस एंजाइम कौन सा काम कर रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और मिलके बना रहे हैं कार्बोनिक एसिड। अब अगर हमने इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन बॉडी में बहुत सारी जगह होती है, कहाँ कहाँ होती है? ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, डिटेल में आराम से तबीयत से पढ़ेंगे। अभी आप समझ लो ये रिएक्शन हमारी बॉडी में ही होती है, हमारी स्वयं की खुद की वेरी पर्सनल ओन बॉडी। अब ये जो चीज़ है हो रही है, अगर हमने यहाँ पे एंजाइम नहीं डाला तो क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम, कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेस अभी नहीं दिया, तो क्या होगा? 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 आर फॉर्म्ड इन एन आवर। 1 घंटे में 200 बनेंगे ये कार्बोनिक एसिड। और अगर हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस डाल दिया तो क्या हो रहा है? देखो 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बोनिक एसिड के हर सेकेंड में। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा अफेक्ट होता है एंजाइम का? अगर एंजाइम नहीं था तो वहां पे 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे कार्बोनिक एसिड के, और अगर हमने एंजाइम डाल दिया, जैसे कि एंजाइम वहां पे आ गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस वहां पे आ गया, तो हर सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं H2CO3 की। तब आप रेट देख लो कितना ज्यादा अफेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, पक्का? चलो, तो आपने पढ़ा हाउ डज एंजाइम अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम आगे बात करते हैं ना मेटाबॉलिक पाथवे। ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम। जैसे अगर हमने मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ा था तो हमने वहां भी देखा था बहुत सारी स्टेप्स थी, तो हर स्टेप पे अलग अलग एंजाइम काम करते हैं। हमने लाइन रिएक्शंस देखी थी, हमने साइकिल में रिएक्शंस देखी थी। तो अगर मल्टीपल स्टेप्स हैं तो वहां पर मल्टीपल एंजाइम विल बी यूज्ड। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि एक बड़ी सी प्रोसेस है तो उसमें एक ही एंजाइम काम कर रहा है। अगर कोई बड़ी प्रोसेस है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप मेटाबॉलिक रिएक्शन है, तो उसमें क्या होगा? उसमें बहुत सारे एंजाइम वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग। ठीक है, कैटालिटिक साइकिल, बेसिकली हम मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे एंजाइम काम करते हैं। तो हम इस टॉपिक में स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ डज एंजाइम एक्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम कैसे काम करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल में भी पूछ लेते हैं, नीट में भी पूछ लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समझने की बात है इसमें, तो समझते हैं, लेकिन आसान है, इंपॉर्टेंट येट आसान। शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा? एंजाइम एक्ट विद सबस्ट्रेट लाइक अ लॉक एंड की मॉडल, इट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप। तो एंजाइम के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए ताला चाबी का मॉडल दिया गया है। ताला और चाबी का किस तरीके से ताला चाबी मॉडल को यूज़ करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम हमें एक्सप्लेन किया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है ताला, ये वाला डायग्राम देखो, द लॉक, और उसकी एक की है। हर ताले की अलग चाबी होती है ना, तो मतलब कि दिस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम, दिस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। तो आपको अभी किसको क्या मानना है? आपको लॉक को मानना है एंजाइम। लॉक क्या है? एंजाइम लॉक। ये क्या है? की है। ये की को आपको मानना है सबस्ट्रेट। की को क्या मानना है आपको? सबस्ट्रेट। और तीसरी चीज आपको जो दिख रही है वो है की होल, जहां पर हम की को इंसर्ट करते हैं किसी भी लॉक में, तो की होल को आपको मानना है एक्टिव साइट। की होल को आपको क्या मानना है? एक्टिव साइट। अब कैसे ताला खुलता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एनी लॉक? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको इस की को इस की होल में इंसर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा? आपको इस की को की होल में इंसर्ट करना पड़ा। फर्स्ट स्टेप,
ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि अगर हम एंजाइम्स की बात करें, चलो हम एक साथ करेंगे एंजाइम्स का। अभी हम लोग सिर्फ ताला खोलने की स्टेप सीखते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि ताला किस तरीके से खोला जाता है। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने ताले के अंदर आपकी जो चाबी है आप उसको उसके ताले के अंदर डालेंगे। उसके बाद में क्या होगा, जब एक बार ये चाबी इस ताले के की होल में चली गई तो फिर क्या होगा, उसके बाद में वो ये चेक करती है चाबी कि एम आई द राइट की, शेप के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे एक फिट बैठ रही है कि नहीं, ये चीज़ चेक होगी। नाउ व्हाट विल यू डू, नाउ यू जस्ट रोटेट द की, इफ दिस इज लॉक नाउ यू जस्ट रोटेट द की टू ओपन द लॉक। अगर वो उस ताले की सही चाबी है तो वो विल गेट ऑटोमेटिकली रोटेट, अपने आप रोटेट होने, ऑटोमेटिकली नहीं मतलब आप घुमाओगे आराम से घूम जाएगी। और अगर वो रॉन्ग की है तो वो नहीं घूमेगी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर सही एंजाइम सही जगह पे जाके फिट हुआ है तो केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद में घूम गई चाबी और फिर क्या होगा, लॉक खुल जाएगा, आप घर के अंदर चले जाओगे और फिर चाबी वापस निकाल के अंदर रख लोगे। ये सारा मैकेनिज्म होता है ताला खोलने का, सीख गए। अब हम इसको रिलेट करते हैं विद द एक्शन ऑफ एंजाइम। कैसे एंजाइम एक्शन को ये ताला चाबी मॉडल से हमने लिंक किया, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके अटैच होता है। चाबी कहाँ जाके अटैच हो रहेगी, की होल में, कहीं भी थोड़ी ना ताले के ऊपर थोड़ी चाबी लटका दोगे तो गेट खुल जाएगा, नो। आपको चाबी पर्टिकुलर दैट होल, की होल में डालनी पड़ेगी तभी आपको लॉक ओपन कर पाओगे। तो जो सबस्ट्रेट होता है वो कहाँ पे आके अटैच होता है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। कहाँ पे, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे वो आके अटैच होता है। अब उसके बाद जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम पर आके जुड़ गया, ठीक है, तो क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो एंजाइम है, ये जो लॉक है, ये लॉक की पे काम करेगा, मतलब ये एंजाइम सबस्ट्रेट पे काम करेगा और सबस्ट्रेट को बदल देगा इनटू प्रोडक्ट। फिर से बोलते हैं, क्या होगा, अब ये होगा कि जो यहाँ पे एंजाइम है ये इस सबस्ट्रेट पे काम करेगा और इसको बदल देगा, किसमें बदल देगा, इन प्रोडक्ट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। थोड़ा पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, नंबर वन स्टेप होती है कि सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। क्या हो रहा है, सबसे पहले सबस्ट्रेट जाके बाइंड होगा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे और क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा, ES कॉम्प्लेक्स, दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो सेकेंड स्टेप में होगा, दिस इंड्यूसेस सम चेंजेस इन एंजाइम सो दैट द सबस्ट्रेट इज टाइटली बाउंड विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, जैसे ही आके वहाँ पे कोई भी एंजाइम कोई भी सबस्ट्रेट एंजाइम पे आके जुड़ा एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं और वहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है और एक मतलब इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनता है, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या फिर इन शॉर्ट ES कॉम्प्लेक्स। तो नंबर वन क्या हुआ, सबस्ट्रेट आके जुड़ा ऑन द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। सेकेंडली क्या बना, सेकेंडली कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। उसके बाद में क्या होगा, थर्ड स्टेप में देख लेते हैं। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे द एक्टिव साइड ब्रेक केमिकल बॉन्ड, द एक्टिव साइड ब्रेक केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। जो एक्टिव साइड है या फिर बेसिकली एंजाइम जो है वो इस सबस्ट्रेट पे काम करेगा, इसमें तोड़ फोड़ कर देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू प्रोडक्ट। तो अब ES कॉम्प्लेक्स की जगह बन जाएगा EP कॉम्प्लेक्स, दैट इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। लास्टली क्या होगा, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट। अब जो पहले स्टार्टिंग में जुड़े थे अब वो प्रोडक्ट बन के एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को भगा देगा कि चलो ठीक है हमारा काम खत्म, तुम जाओ यहाँ से। जैसे आपने वापस से चाबी को निकाल के रख लिया, लेकिन अब वो चाबी नहीं रह गई, वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गई, सीधी सी बात। तो वो प्रोडक्ट बन गया एंड द फ्री एंजाइम, और नाउ द लॉक इज फ्री टू यूज फॉर अनदर टाइम। अगली बार फिर से यूज करने के लिए लॉक फ्री हो गया। एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्ट्रेट, E+P।
ये वाला डायग्राम देखो, इससे बहुत अच्छे से समझ में आता है चीजें। ये जो आपके सामने बना है ये क्या है, पिज्जा जैसा जो है, दिस इज एंजाइम, दिस इज एंजाइम, this is active site of enzyme and this is substrate। तीनों चीजें दिख रही हैं आपको, एंजाइम है, उसकी हमने स्लाइस हटा दी तो वहां पे गैप क्रिएट हो गया, दैट इज द एक्टिव साइट, और ऊपर है सबस्ट्रेट। अब सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आप ये बोलोगे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आके मिलते हैं। सबस्ट्रेट आके सबसे फर्स्ट स्टेप में आप बोलोगे सबस्ट्रेट आके कंबाइन होता है एट द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। सेकंड स्टेप में क्या बनता है, ES कॉम्प्लेक्स, दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। थर्ड स्टेप में क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और जो सबस्ट्रेट होता है वो खुद को चेंज कर देता है, एंजाइम उसमें काम करता है एंड जो सबस्ट्रेट है वो चेंज हो जाता है इन प्रोडक्ट, तो क्या बन जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंड लास्टली आप देखो क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट चेंज हुआ है, एंजाइम तो सेम ही है, और लास्टली क्या हो रहा है, लास्टली वहाँ से प्रोडक्ट अलग हो जाता है, अलग हो गया और एंजाइम वापस से फ्री हो जाता है टू पार्टिसिपेट इन अनदर राउंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था पूरा लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। लॉक एंड की को यूज करके एंजाइम के मॉडल को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ओके तो ये था एवरीथिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। किस मॉडल से एक्सप्लेन किया है, थ्रू लॉक एंड की मॉडल और हाइपोथेसिस। 4 स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन होंगे, सेकंड स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, थर्ड स्टेप में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा एंड लास्टली क्या होगा, प्रोडक्ट सेपरेट आउट हो जाएगा और एंजाइम जो है इट विल गोना पार्टिसिपेट इनटू अनदर राउंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड अ क्वेश्चन, हाउ डू एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। इतनी देर से अब बस आपको एक ही चीज समझाए जा रहे हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, लेकिन कैसे बढ़ाते हैं, कैसे, तो लेट्स डिस्कस दिस। और अब यहाँ पे कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एंजाइम ऐसा क्या कर देते हैं कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो एक लाइन में आप जो आंसर याद रखो कि एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम कम कर देते हैं सिंपली एक एनर्जी को, एंजाइम किस तरीके से रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम कैसे काम करते हैं, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम करते हैं और रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। चलो देख लेते हैं अब ये एक्टिवेशन एनर्जी, दिक्कत क्या है, चीज क्या है ये। एक्टिवेशन इज द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी चीज़ होती है या फिर आप कोई भी चीज़ छोड़ो, गाड़ी होती है या फिर आपको कोई लकड़ी है उसको जलाना होता है, तो ऐसा थोड़ा ना आपने ऐसे करके मैच स्टिक दी उसको और वो उसमें आग लग गई, ऐसा होता है क्या, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको थोड़ी देर तक मैच स्टिक और उस वुड के पीस को ऐसे होल्ड करके रखना पड़ता है, तब उसमें फायर लगती है, तब उसमें वो मतलब जलना स्टार्ट होता है। तो देयर इज सम टाइम ना, कुछ बीच में हल्का सा टाइम लगता है ना, तो आपको मतलब उसमें कुछ एनर्जी पहले देनी पड़ती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़े, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आया। नाउ it is an exothermic or endothermic process. The substrate must go through a much higher energy state. It is called a transition energy state. अब कोई सा भी रिएक्शन हो, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, उसमें एक हाई एनर्जी वाली स्टेट आती है। जैसे ही आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया तो क्या होगा, एक हाई एनर्जी वाली स्टेट आएगी, हाई एनर्जी वाली, और फिर उसके बाद में हाई एनर्जी वाली स्टेट आएगी और फिर उसके बाद में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड द ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। तो जो भी वो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए पड़ी थी ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए और एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो उनमें जो डिफरेंस है
दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये डेफिनेशन मुझे कंफ्यूजिंग लगती है, तो मैं सिंपल याद रखती हूँ किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी सी बात मैंने खुद को समझा ली है कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है एक ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए, ट्रांजिशन मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए, ट्रांजिशन समझते हैं ना सब, ट्रांजिशन रील्स बनाते हैं, पहले गंदे से कपड़े पहने रहते हैं, फिर ऐसे जंप लेते हैं ऐसे करके और डाउन होते हैं तो बिल्कुल वो सुंदर से हो जाते हैं, तो दैट इज द ट्रांजिशन। तो सबस्ट्रेट का ट्रांजिशन किस में होना है? प्रोडक्ट में होना है। तो इस ट्रांजिशन के लिए एक ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो भी ज़्यादा एनर्जी है वही कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? अब क्या समझना है कि एंजाइम कैसे इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। If the product is at lower energy level than the substrate S, the reaction is an exothermic reaction. Spontaneous reaction, it requires no energy by heating to form the product. अब यहाँ पे आप एक कंसेप्ट समझो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का, इंपॉर्टेंट है। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? हाँ चलो बताओ, क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अच्छा कुछ नहीं आता, आप में से किसी को आता हो तो लिख देना फटाफट से। हाँ क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैं भी बता देती हूँ, आप भी बता दो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी इज रिलीज्ड एट द प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट बनता है और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। अगर मैं जैसे अगर कोई रिएक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे, तो A प्लस बी इज फॉर्मिंग C प्लस एनर्जी, यहाँ पे मैंने एनर्जी लिख दिया, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर मैं कोई दूसरी रिएक्शन लिख रही हूँ P प्लस Q इज फॉर्मिंग R, तो भाई यहाँ पे मैं बोल रही हूँ मुझे एनर्जी देनी पड़ी थी प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे, मतलब मुझे यहाँ से अपनी तरफ से इनपुट में देनी पड़ी थी, रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी देनी पड़ी थी। तो दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम अगर बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, निकलती है ना। तो आप अगर देख पा रहे हो ये जो ग्राफ आपकी बुक से लिया गया है एनसीईआरटी से, यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या लिया है? वाई एक्सिस में उन लोगों ने लिया है पोटेंशियल एनर्जी। क्या लेके रखा है? पोटेंशियल एनर्जी। और रिएक्शन यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कितना रिएक्शन हुआ है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है। तो उन्होंने एक्स एक्सिस में ले रखा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये ग्राफ किस किस के बीच में है? पोटेंशियल एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। हो क्या रहा है? एट दिस लेवल वी हैव सबस्ट्रेट, यहाँ पे हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किस में होना है? सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट से जाना पड़ता है। दिस इज द एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, और दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की अभी देखो एनर्जी काफ़ी कम है ना। तो अब क्या हो रहा है? अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है तो इसलिए वो टॉप लेवल पे है, और अब यहाँ पे वो एक फेज में जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट से वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट की एनर्जी और ये भी जो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, जो भी ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, उसकी एनर्जी, दिस डिफरेंस in the energy of substrate and the transition state, this difference is referred to as, ये वाला जो difference है एनर्जी में, इसको ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। तो in the difference between average energy of the substrate and the transition state, उसको प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ता है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये हाई एनर्जी पे होती है, जो सबस्ट्रेट की नॉर्मल एनर्जी है उससे ऊपर, उससे हाई एनर्जी लेवल पे ये स्टेट होती है। तो आप ये याद रखो, क्या याद रखना है? जब भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, जब भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, उसको एक ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ता है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है कहाँ पे होती है? हाई एनर्जी लेवल पे होती है, इसलिए वो ग्राफ ऐसे ऊपर गया हुआ है, और फिर उसके बाद में प्रोडक्ट बन जाता है। तो और ये जो डिफरेंस है, यही जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, यही कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा होती है देन प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा होती है देन प्रोडक्ट। और अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, देन सबस्ट्रेट।
समझ में आ रहा है? तो अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करूंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कैसे बनाएगा बताओ आप मुझे, किसकी एनर्जी कम होती है? प्रोडक्ट की कम और सबस्ट्रेट की ज़्यादा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ पे होगा प्रोडक्ट और यहाँ पे होगा सबस्ट्रेट। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, समझ गए आप? तो वो किसका ग्राफ है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम। ये किसका ग्राफ है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का, जिसमें सबस्ट्रेट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों में ग्राफ में क्या डिफरेंस आएगा? किसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा है वो याद रखो। एंडो में याद रखो रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी निकलती है, सॉरी हमें रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसीलिए इसका ये मतलब है कि सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है और वहाँ पे एनर्जी एमिट हो रही है साथ में हीट या टेम्परेचर के फॉर्म में, जिसमें फॉर्म में, तो मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनेगा। तो एंडो और एक्सो के ग्राफ को आपको याद रखना है। साथ ही साथ में जो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई वो थी ट्रांजिशन स्टेट, तो और उसका जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इन अ बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। तो पूरी इस बात का सार है वो ये है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी का गैप है बिटवीन द सबस्ट्रेट और ये ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट, इसके बीच में ये जो इतना लंबा एनर्जी का गैप है, ये जो एनर्जी गैप है कैटलिस्ट इस एनर्जी गैप को कम कर देते हैं। ये जो इतनी सारी एनर्जी पहले चाहिए थी, कैटलिस्ट ने इसको कम कर दिया। पहले इतनी चाहिए थी और अब ये इतनी चाहिए, तो ऑब्वियसली रिएक्शन जल्दी हो जाएगी ना। पहले उसको एक बहुत हाई ट्रांजिशन स्टेट में जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ रहा था, कैटलिस्ट के डालने से उसको सिर्फ इतने से में कन्वर्ट होने को मिल रहा है, तो रिएक्शन की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। हाउ डज कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? बाय डिक्रीजिंग द, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एज अ रिजल्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। समझ आई पूरी कहानी अभी तक की? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो दिक्कतों को मेंशन करिए, हम उन दिक्कतों का निवारण करेंगे, ठीक है? और दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलो और अब पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन या फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्शन ऑफ एंजाइम। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो देयर आर 3 फैक्टर्स। नंबर 1 टेम्परेचर एंड पीएच, नंबर 2 कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इसमें पीएच हटा देती हूँ मैं, एंड थर्ड प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द एंजाइम एक्शन। एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं ये 3 फैक्टर। सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं जो कि है टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर एंड पीएच किस तरीके से एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब देखो सभी का क्या रहता है, सभी का कुछ ऐसा रहता है ना कि यार मैं तो इतने टेम्परेचर, जैसे आप हो, मुझे जैसे विंटर्स पसंद है। अब विंटर्स पसंद है इसका ये मतलब नहीं कि आप माइनस में कर दो टेम्परेचर। आप यहाँ पे भोपाल में आप टेम्परेचर कर दो -50 डिग्री सेल्सियस तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे विंटर्स पसंद है। नो, आई डोंट लाइक सच विंटर्स। विंटर्स अच्छे लगने का मतलब है कि टेम्परेचर ऐसी जब हो जाता है ना 12-13 डिग्री, 10 डिग्री तक भी सह लेंगे तो अच्छी ठंडी हो जाती है, वुलन क्लोथ पहन सकते हैं, विंटर फैशन कर सकते हैं, वो अच्छा लगता है। तो मुझे जो टेम्परेचर पसंद आता है दैट इज़ 10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 10 डिग्री सेल्सियस। तो एट द टेम्परेचर जिसमें मैं सबसे ज़्यादा फंक्शनल होती हूँ, अब देखो मेरा फेवरेट टेम्परेचर है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी फंक्शनिंग उसमें बढ़ जाएगी, मैं ज़्यादा काम करूँगी, मैं खुश रहूँगी बेसिकली, और मैं खुश रहूँगी तो मैं ज़्यादा काम करूँगी। सो दिस इज़ माई ऑप्टिमम टेम्परेचर। व्हाट दिस इज़ माई बॉडीज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर। मुझे इस टेम्परेचर पे काम करना पसंद है, मैं इस पर सबसे ज़्यादा काम कर सकती हूँ इतने टेम्परेचर पे, तो दिस इज़ माई ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? वो एक स्पेसिफिक चीज़ जिस पर मैक्सिमम फंक्शनिंग ऑब्टेन हो, दैट इज़ द ऑप्टिमम रेंज, ठीक है? अब अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, या तो मैं बोलूँ टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है कोई भी चेंजेस फ्रॉम द ऑप्टिमम वैल्यू, या तो कम या तो ज़्यादा, किस चीज़ को अफेक्ट करेंगे? मेरी फंक्शनिंग को अफेक्ट करेंगे। मैं तो मैक्सिमम काम 10 डिग्री पे करती थी यार, है ना, और अब यहाँ पे कम कर दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया, तो क्या मैं मैक्सिमम काम कर पाऊंगी? नो।
तो उसी तरीके से जो एंजाइम होते हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे काम करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी डिक्लाइन बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अब ये जो ऑप्टिमम वैल्यू है, रेंज है, अगर आप इससे टेम्परेचर या पीएच को कम करते हो तब भी दिक्कत होगी, या तो आप बढ़ाते हो तब भी दिक्कत होगी। दिक्कत दोनों केस में है, उसको एक स्पेसिफिक रेंज में काम करना आता है, इसके आगे भी दिक्कत है और इसके पीछे भी दिक्कत है। एट लो टेम्परेचर, अब अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर ऑप्टिमम वैल्यू से कम है तो क्या होगा। एट लो टेम्परेचर एंजाइम इज इनएक्टिव। अगर उसको ज़रूरत है, इफ़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एनी एंजाइम इज 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पे वो काम करता है, और आपने अभी टेम्परेचर दिया है 35 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, तो एंजाइम विल बी रिमेन इनएक्टिव, एंजाइम इनएक्टिव रहेगा और 35 डिग्री सेल्सियस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, एंजाइम रहता है इनएक्टिव। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर सपोज आपने दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस की, लो तुमको 40 चाहिए, तुम 40 नहीं 50 रखो, लेकिन अच्छा काम करो, तो काम अच्छा नहीं होगा, काम खराब हो जाएगा। 40 चाहिए तो 40 ही दो, 50 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने 50 डिग्री सेल्सियस दिया तो क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम डिस्ट्रॉय बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। अब जो एंजाइम का नेचर होता है वो प्रोटीनिशियस होता है, ये बात अभी हमने आपको समझा दी है। अब प्रोटीन है और अगर उसको ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, जितना चाहिए भी नहीं था उतना, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं, प्रोटीन्स डैमेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रोटीन्स डैमेज या डीनेचर्ड हो जाते हैं। समझ आई कहानी क्या हो रही है, ठीक है, पक्का पक्का। तो आपको ये क्या याद रखना है, जो टेम्परेचर होता है और पीएच होता है वो एक ऑप्टिमम रेंज में होता है जिस पर एंजाइम मैक्सिमम फंक्शन करते हैं। अगर टेम्परेचर उस ऑप्टिमम वैल्यू से कम हुआ तो एंजाइम कैसा रहता है, एंजाइम इनएक्टिव रहता है, और अगर उस ऑप्टिमम वैल्यू से ज़्यादा हुआ तो एंजाइम कैसा होता है, डीनेचर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ स्टडी कर लेते हैं टेम्परेचर का और पीएच का। दिस इज द ग्राफ फॉर टेम्परेचर एंड दिस इज द ग्राफ फॉर पीएच, दोनों के ग्राफ सेम है। क्या मतलब है इस ग्राफ का, दिस हेयर वाई एक्सिस पे उन्होंने लिया है एंजाइम की एक्टिविटी और यहाँ एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है टेम्परेचर। आप देखो जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर रहा होगा 0, 0, 10, 20, 30 एंड यहाँ पे आके टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 40 डिग्री। तो एंजाइम मैक्सिमम अब काम करने लगा। लेकिन अब 40 से आप बढ़ाओगे और आपने सोचा कि बढ़ा देता हूँ 50, और आपने सोचा बढ़ा देते हैं 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया आपने। 50 डिग्री सेल्सियस जैसे आपने किया एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने और बढ़ाया एक्टिविटी और कम, और बढ़ाया कम, और एक टाइम पे एंजाइम मर जाएगा। तो आपको ये याद रखना है जो टेम्परेचर और पीएच के केस में कि एक स्पेसिफिक पीएच पे या टेम्परेचर पे काम होता है that is known as optimum temperature and pH। उससे ज़्यादा या कम काम नहीं होगा, काम खराब हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए अब आपने एक चीज़ देखा कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होते हैं। क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, कौन बता पाएगा। ये तो अभी जो आपने पढ़ी, ये बायो कैटलिस्ट है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो बाहर, जो जैसे हम लेबोरेटरी में कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं आपकी बॉडी में नहीं है, वो वाले जो कैटलिस्ट हैं वो इतने हाई फाई टेम्परेचर पे कैसे काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या उनका कोई ऑप्टिमम रेंज नहीं है क्या। तो उसका आंसर क्या होता है, वो इतने हाई टेम्परेचर पे इसलिए काम कर पाते हैं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, बिकॉज उनकी बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे वो उस हाई टेम्परेचर को से वो एंजाइम कोप अप कर जाते हैं। Inorganic catalysts work at high temperature and pressure, but enzymes get damaged at high temperature 40 डिग्री सेल्सियस। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में और एंजाइम में क्या डिफरेंस होता है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी फंक्शनल होते हैं, लेकिन अगर हम एंजाइम्स की बात करें, मतलब हमारी बॉडी के एंजाइम्स की कैटलिस्ट की बात करें, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर पे खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम्स में डिफरेंस क्या होता है। तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पर भी काम करते हैं, एक्टिव होते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर।
Thermophilic organism have enzyme which are stable at very high temperature, that is up to 80-90 डिग्री सेल्सियस। आपने थर्मोफिल्स पढ़े हैं, थर्मोएसिडोफिल्स, वो कहाँ रहते थे? हॉट स्प्रिंग्स में रहते थे, लेकिन वहाँ रहने के बाद भी वो एक्टिव रहते थे और उनका काम होता था क्योंकि उनमें प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो उनको जिंदा रखते हैं एट 80-90 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ऑफनली जनरली स्कूल बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा टेम्परेचर एंड पीएच। नाउ लेट्स मूव टू फैक्टर नंबर 2 दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, एंड दैट सेकंड फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो सेकंड फैक्टर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो हम देखते हैं किस तरीके से कंसंट्रेशन एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करती है। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले आप देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है आपको, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो ये जो है ये जो है ये क्या है? ये एंजाइम है। ठीक है, ये क्या है? एंजाइम। तो आपको यहाँ पे कितने एंजाइम दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको टोटल ऑफ 5 एंजाइम्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है? ये जो छोटे छोटे रेड कलर के पार्टिकल्स यहाँ पे बने हुए हैं, दीज आर सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 सबस्ट्रेट दिख रहे हैं। तो एंजाइम कितने हैं? 5 एंड सबस्ट्रेट कितने हैं? 2। तो 2 एंजाइम में 2 सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएंगे और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ईजी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगले वाले डायग्राम में आप देखो ये जो एरो के बाद यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एंजाइम उतने ही हैं, एंजाइम का नंबर नहीं बढ़ रहा है, बट किसका नंबर बढ़ गया? आप देखो, किसका नंबर बढ़ गया? सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ गया। अब यहाँ पे कितने सबस्ट्रेट हो गए? यहाँ पे 7 सबस्ट्रेट हो गए हैं और एंजाइम मॉलिक्यूल कितने? 5 ही है। अब क्या हुआ? पहले तो अभी 3 एंजाइम मॉलिक्यूल फिर भी वेकेंट थे, 2 सबस्ट्रेट थे, 5 एंजाइम में तो 2 वेकेंट थे, उसमें आके फिट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सबस्ट्रेट बढ़ गए तो सारे एंजाइम मॉलिक्यूल अब ऑक्यूपाई हो चुके हैं। कोई सा भी आपको एंजाइम फ्री दिख रहा है? आप बोलोगे मैम ये वाला फ्री दिख रहा है। अरे तो ये अभी सबस्ट्रेट आके सपोज इस पे जुड़ गया और इस पे है, इस पे ये वाला सबस्ट्रेट यहाँ चला जाएगा, लेकिन अभी भी तो 2 सबस्ट्रेट फ्री है ना, 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फ्री रह गए। अब क्या होगा? अब आपने यहाँ पे देखो और ज्यादा बढ़ा दी कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे कितने सारे हो गए? ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल यहाँ पे हमने 19 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कर दिए और बढ़ा दिए। तो क्या हो रहा है? क्या कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाने से, सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि एंजाइम भी तो फ्री होने चाहिए ना। एंजाइम तो 5 ही थे, वो तो कब के यहीं पे ऑक्यूपाई हो चुके हैं। पूरे 5 एंजाइम तो कब के ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अब आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, इन दोनों स्टेप में, इन दोनों में 1 और 2। क्यों बोल रही हूँ मैं इन दोनों में? बिकॉज अभी यहाँ पे 2 सबस्ट्रेट थे, ठीक है, और लेकिन अभी एंजाइम था वेकेंट। अब आपने सबस्ट्रेट बढ़ाया, सारे एंजाइम ऑक्यूपाई हो गए, रिएक्शन बड़ी होगी, लेकिन अब रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगी। अब आप कितना भी बढ़ाते रहो बैठा के सबस्ट्रेट को आप 2 क्विंटल 3 क्विंटल कितना भी सबस्ट्रेट ले आओ, लेकिन जब तक एंजाइम फिर से दोबारा फ्री नहीं हो जाते उस सबस्ट्रेट को चेंज करके, तब तक रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। समझ आई आपको? तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए किस तरीके से कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो, स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम एक्शन विल राइजेस एट फर्स्ट। इनिशियली रिएक्शन का रेट जो है, वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी, लेकिन एंड रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी, और वो मैक्सिमम रेट पे पहुंच जाएगी, जिसे हम बोलते हैं वी मैक्स। मैक्सिमम रेट मतलब कि वी मैक्स पे पहुंच जाएगी। This is not exceeded by further rise in concentration because enzyme molecules are fewer than the substrate molecule. That is no free enzyme molecule to bind with additional substrate molecule. अब आप कितना भी बढ़ाते जाओ, देखो बहुत अच्छी इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर। एंजाइम क्या है? मॉलिक्यूल कम है, देन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, एंजाइम के मॉलिक्यूल बहुत कम है।
दैट इज नो फ्री इन मॉलिक्यूल टू बाइंड विथ एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। वहां पे एंजाइम खाली ही नहीं बचा है तो सबस्ट्रेट जाके किससे जुड़ेगा? तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी अगर सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ा ही नहीं है? कभी नहीं बढ़ेगी, कभी भी नहीं। तो इसीलिए अगर आप ग्राफ देखो वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का और यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एंड वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप स्टार्टिंग में देखो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की वैल्यू बढ़ाई तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ी ना, फिर आपने और बढ़ाई तो और ज्यादा यहाँ तक बढ़ गई लेकिन दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे आके क्या हुआ? यहाँ पे आके ये हुआ कि अब एंजाइम खाली नहीं रह गए, सारे एंजाइम ऑक्यूपाइड हो गए। तो ये हो जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन, एंड नाउ इट विल बिकम कांस्टेंट। अब इसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा लो, अब इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। तो ये जो वैल्यू होती है जहां पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन की, दैट इज नोन एज मैक्सिमम वेलोसिटी और वी मैक्स। एंड जिस भी वैल्यू पे वी मैक्स बाय 2 होता है, जिस भी वैल्यू पे वी मैक्स बाय 2 होता है, जहां भी वेलोसिटी अपने मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी होती है, हम सबस्ट्रेट की उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं Km वैल्यू। क्या बोलते हैं हम उसे? Km वैल्यू। तो Km क्या होता है? Km इज द concentration of substrate at which velocity become Vmax by 2। जिस भी पॉइंट पर, जिस भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का आधा हो जाएगी, वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का आधा हो जाएगी मतलब Vmax by 2 हो जाएगी, उस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं Km वैल्यू। क्या बोलते हैं? Km वैल्यू। तो Km वैल्यू आप देखो कहाँ पर है? जहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? Vmax by 2। तो Vmax by 2 एंड Km आर रिलेटेड। और मैक्सिमम कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? Vmax। क्या बोलते हैं? Vmax। तो हाउ डज कंसंट्रेशन अफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन? इट विल इंक्रीज इनिशियली एंड देन बिकम कांस्टेंट। क्लियर? Now let's discuss third point या third factor that affects the enzyme action, that is presence of inhibitor। inhibitors किस तरीके से enzyme के action को affect करते हैं? तो let's see binding factors affecting enzyme activity, the binding of specific chemicals जिन्हें हम बोल रहे हैं inhibitors, shuts off the enzyme activity, this is called inhibition। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं? ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये बाइंड कर जाते हैं एंजाइम से और उसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इनहिबिशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनहिबिशन। The inhibitor closely similar to the substrate is called competitive inhibitor। अब ये inhibitor क्या करते हैं? ये inhibitor बहरूपीय होते हैं। क्या होते हैं inhibitor? बहरूपीय। ये inhibitor शक्ल बना लेते हैं very similar to substrate। substrate की तरह ही ये दिखने लगते हैं। और क्या करते हैं जब substrate की तरह दिखते हैं? तो ये substrate से fight करते हैं कि जहाँ पे तू जुड़ने वाला था एक्टिव साइट पे, वहां पे अब तुम नहीं जुड़ोगे, वहां पे मैं जाके जुड़ूंगा। तो जब ये सबस्ट्रेट की तरह ही दिखते हैं तो ये जाके एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे खुद ऐड हो जाते हैं। इट कॉम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। बाइंडिंग साइट मतलब कि एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एज अ रिजल्ट द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड द एंजाइम एक्शन डिक्लाइंस। जिसके कारण क्या होता है कि अब जहां पर सबस्ट्रेट को जुड़ना था वहां उससे लड़ झगड़ के इनहिबिटर जुड़ गया। इनहिबिटर जुड़ गया तो क्या हुआ? इनहिबिटर के जुड़ने के कारण अब वहां पे सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाया, तो एंजाइम के वो पूरी जो एक्टिविटी थी उसकी पूरी बंद ही हो गई, खत्म ही हो गई। सो व्हाट इज द थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी? दैट इज इनहिबिटर्स। वी हैव वन सच इनहिबिटर्स विच इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो जो इनहिबिशन अभी आपने पढ़ा वो दो टाइप का हो सकता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वो होता है जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें सबस्ट्रेट का बहरूपिया कौन होता है? सबस्ट्रेट का बहरूपिया इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर बिल्कुल शक्ल ले लेता है सिमिलर टू सबस्ट्रेट और खुद जाके वहां पे कहाँ पे? एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पे अटैच हो जाता है। एग्जाम्पल आप देखो, मेलोनेट इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट सक्सिनेट। मेलोनेट क्या है? मेलोनेट इज अ इनहिबिटर। मेलोनेट कौन है? इनहिबिटर है। सबस्ट्रेट कौन है? सक्सिनेट। सक्सिनेट क्या है? सबस्ट्रेट है। एंड एंजाइम कौन सा है? इट इनहिबिट्स सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इन द फॉलोइंग रिएक्शन।
सक्सिनेट कन्वर्टिंग इनटू फ्यूमरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज। तो ये जो है वो नॉर्मल रिएक्शन होती है, लेकिन क्या होता है, जो सक्सिनेट होता है वो सबस्ट्रेट था, इसका ही बहरूपिया होता है मेलोनेट। तो मेलोनेट दिखने लगता है सक्सिनेट जैसा, और वो सक्सिनेट को सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज में बाइंड नहीं होने देता, रादर खुद उसकी जगह बाइंड हो जाता है और ये वाले रिएक्शन को नहीं होने देता। दिस इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाता है। क्या होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में? चेंज इन द शेप ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण ये होता है कि वहां पर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता। दोनों ही केसेस में अगर आप देखो कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में अल्टीमेटली क्या हो रहा है? पूरा का पूरा एंजाइम एक्शन अफेक्ट हो रहा है। एंजाइम का जो एक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम इसको इसमें पढ़ रहे हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, बिकॉज कोई भी सा भी इनिबिशन हो अल्टीमेटली एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, इजी। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। Now let's move to another topic which is classification and nomenclature of enzyme. तो enzymes are classified into 6 different classes, जिसको आप एक ट्रिक के थ्रू याद रखोगे, that is OAT-LIL, which is OAT-LIL. The 6 classes of enzyme आप इसको एक ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकते हो, that is OAT-LIL. Now what do you understand by OAT-LIL? नंबर 1, O से होता है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस या फिर डीहाइड्रोजनेजेस, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस एंड डीहाइड्रोजनेजेस। तो फर्स्ट क्लास कौन सी है एंजाइम की? ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। सेकेंड क्लास इज ट्रांसफरेजेस। सेकेंड क्लास कौन सी है? ट्रांसफरेजेस। थर्ड क्लास कौन सी है? हाइड्रोलेजेस। फोर्थ क्लास इज लाइसेजेस। Fifth class is isomerases, and last and sixth class is ligases. So there are 6 classes of enzyme, which is OTH-LIL, oxidoreductases, then transferases, then hydrolases, then lysases, then isomerases and ligases. इतनी classes आपको याद रखना है. Let's discuss each class in detail. Number 1, oxidoreductases. नाम से समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनको कैटेलाइज कराने का ये काम करेंगे. कैटेलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट्स. अगर कहीं भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन का गेन हो जाना, हाइड्रोजन का लॉस हो जाना, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन. और हाइड्रोजन क्या होता है? और क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन मतलब कि गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ कहलाती है रिडक्शन. तो कोई सा भी अगर एंजाइम है वो किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट विल बी नोन एज, क्या बोलोगे आप उसे? ऑक्सीडोरिडक्टेजेस. दैट विल बी फॉल अंडर द क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेजेस. क्लियर फर्स्ट आपको? ओके, नाउ डिस्कस सेकेंड क्लास विच इज ट्रांसफरेजेस. तो ट्रांसफरेजेस अगेन नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा ट्रांसफरेजेस में? कैटेलाइज ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप. किसी एक ग्रुप का दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है, वो होगा ट्रांसफरेजेस के थ्रू. लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का ट्रांसफर तो किसके अंदर आ जा रहा था? वो आ जा रहा है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस के अंदर. तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर ट्रांसफर वाला हो रहा है, रिएक्शन ट्रांसफर हो रहा है कहीं से भी कहीं पे, तो वो कहलाता है, वो किस क्लास में आएगा वो एंजाइम पर्टिकुलर? इट विल फॉल अंडर ट्रांसफरेजेस. दैट एंजाइम विल फॉल इन द क्लास ट्रांसफरेजेस. नाउ थर्ड क्लास अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज हाइड्रोलेसिस. हाइड्रोलेसिस क्या होंगे? अगेन नाम से समझ में आ रहा है, कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ. हाइड्रोलिसिस मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन 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 हैलाइड एंड पीएन बॉन्ड्स. वाटर की प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस में किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन, हाइड्रोलिसिस. आपको नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लिसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन, लिसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन. तो पानी के प्रेजेंट में, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ब्रेकिंग एनी कंपाउंड, और ऐसा जो भी एंजाइम कर रहा है ये प्रोसीजर, दैट विल फॉल अंडर द क्लास हाइड्रोलेसिस. क्लियर? थर्ड हो गया. ठीक है, 3 क्लासेस हमने डिस्कस कर लिए. नाउ लेट्स मूव टू क्लास 4 विच इज लाइसेजेस. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइसेजेस?
catalyzed removal of group by mechanism other than hydrolysis leaving double bond. मॉलिक्यूल को तोड़ना, एक मॉलिक्यूल को दूसरे से हटाना, लेकिन पानी की प्रेजेंस में नहीं, अदर मॉलिक्यूल्स को तोड़ना और उनके बीच में क्या ला देना, उनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड ला देना. दैट काइंड ऑफ एंजाइम विल फॉल अंडर लाइसेजेस. किस कैटेगरी में आएंगे? लाइसेजेस. लाइसेज का मतलब भी अगेन तोड़ना. Next we have isomerases. Class 5 we have isomerases. तो isomerases क्या होते हैं? Isomerases वो होते हैं जो इंटर कन्वर्जन कराते हैं बिटवीन ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स. जैसे कि आपको अगर पता हो तो आपको कीटोन एंड एल्डिहाइड, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं. कीटोन एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्डिहाइड आर फंक्शनल आइसोमर. तो कीटोन और एल्डिहाइड में ये जो कन्वर्जन होगा, कोई एक एंजाइम है उसने एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दिया कीटोन में, तो वो आएगा किस क्लास में? इट विल फॉल अंडर आइसोमरेज, बिकॉज वो क्या कर रहा है, एक फंक्शनल को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर दे रहा है. और ये दोनों होते क्या है? दे आर फंक्शनल आइसोमरेजेस. तो दैट सॉर्ट ऑफ एंजाइम, दैट काइंड ऑफ एंजाइम विल फॉल इन द क्लास आइसोमरेजेस. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू 6th क्लास, दैट इज लाइगेजेस. तो लाइगेजेस क्या होते हैं? लाइगेज मतलब होता है जो जोड़ने का काम करे. कैटलाइज द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स टुगेदर. एग्जांपल एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द जॉइनिंग ऑफ बॉन्ड्स लाइक कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन एटसेट्रा. तो कहीं पे भी अगर कोई नए बॉन्ड्स को, कोई दो कंपाउंड्स को उन्हें जोड़ के कोई नया कंपाउंड बना दिया, कहीं पे भी ग्लूइंग का काम किया, स्टिकिंग का काम किया, that will be fall under the class ligases. So here we discussed all the 6 classes of enzyme, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं. Oxidoreductases, transferases, then we studied hydrolases, lysases and isomerases. Clear हो गया? कोई भी डाउट नहीं? And lastly ligases. तो we have discussed 6 different classes of enzyme. एंड आपको वो क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है, कोई भी डाउट्स मन में आ रहा है तो वो अपने सवालों को मेंशन करो. और जब सारी कहानी यहाँ तक के एंजाइम के बारे में समझ में आ गई है, तो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक पर्टिकुलर, दैट इज कोफैक्टर्स. दैट इज कोफैक्टर्स. मेरे साथ हमेशा से ही रहा है, जब से मैं पढ़ती थी ना, मतलब मैं स्कूल में पढ़ती, अभी भी हूँ, मैं अभी भी पढ़ ही रही हूँ, लेकिन हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं जब भी किसी चीज़ को से ख़त्म करने वाली रहती थी ना, कि अरे यार तो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक को पढ़ते टाइम मेरे अंदर बड़ा एंथू आ जाता था, अब तो ये लास्ट है, ख़त्म ही होने वाला है. यस, अब पता नहीं मेरे साथ है कि सबके साथ ही होता है, लेकिन लास्ट टॉपिक के टाइम मैं स्टार्टिंग में एनर्जेटिक रहते हैं पढ़ते टाइम, और लास्ट में मैं बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ. बीच में मेरा उड़ा हुआ रहता है क्योंकि मैं सो जाती हूँ या मुझे नींद आ जाती है. तो फर्स्ट एंड लास्ट टॉपिक तो ध्यान से पढ़ना ही होता है. तो दिस इज द लास्ट टॉपिक. तो चलो देखते हैं क्या होते हैं कोफैक्टर्स. These are non-protein constituents bind to the enzyme to make the enzyme catalytic active. सीधी सी बात इतनी है, आपने पढ़ा एंजाइम काम करते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो होते हैं बायोकैटलिस्ट, और एंजाइम्स का नेचर आपने पढ़ा कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन के होते हैं ये. लेकिन इन्होंने आपको तो एक बात बताई नहीं कि एंजाइम को एक्टिव मॉलिक्यूल में, एंजाइम को, ये जो एंजाइम है इसको, इस एंजाइम को एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए, एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए कुछ और भी चाहिए होता है. तो एंजाइम है प्रोटीन, और कुछ तो भी एक यहाँ पे सब्सटेंस चाहिए जो इसको मिलकर एक्टिव मॉलिक्यूल बनाएगा. तो यहाँ पर एंजाइम के साथ में एक और मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है, जो कि होता है एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल. कैसा मॉलिक्यूल? नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो प्रोटीन के साथ में एक और एक्स्ट्रा कंपाउंड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोटीन कंपाउंड. तो अगर एंजाइम जो है उसका नेचर कैसा होता है? प्रोटीनिशियस. हमें वहां पे एक और सब्सटेंस चाहिए होता है जिसका नेचर कैसा होना चाहिए? नॉन प्रोटीनिशियस. जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तब जाके बनता है एक्टिव मॉलिक्यूल या फिर फंक्शनल एंजाइम. समझ आ गई बात? तो these आर नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट. तो ये जो नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो एंजाइम के साथ में मिलकर उसको एक्टिव बनाते हैं, these नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस आर नोन एज कोफैक्टर्स. समझ आई बात? These आर नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स बाउंड टू द एंजाइम. किसके साथ जुड़ते हैं? एंजाइम के साथ. टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव. उसको एक्टिव करने के लिए उसके साथ ये नॉन प्रोटीन सब्सटेंस का होना बहुत जरूरी है. समझिए इस चीज को अब आप.
एपो एंजाइम प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम होता है जो प्रोटीनिशियस पार्ट होता है, जो प्रोटीन वाला पार्ट है, दिस इज द एपो एंजाइम। इसे आप क्या बोलते हो? एपो एंजाइम। इसको मैं इरेज करती हूँ और यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाती हूँ। तो मतलब कि एंजाइम को एक्टिव होने के लिए एक तो प्रोटीन चाहिए होता है जो कि होता है एंजाइम, एक चाहिए होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, तब जाके यहाँ पे बनता है हमारा एक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एपो एंजाइम। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं उसे हम? कोफैक्टर। और उसके बाद में एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर को मिलकर जो एक्टिव एंजाइम बनता है उसे हम बोलते हैं फिर होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? होलो एंजाइम। दिस इज द एंटायर पॉइंट विच यू नीड टू लर्न। प्रोटीनिशियस पार्ट को क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है दैट आर नोन एज कोफैक्टर। और जब ये मिलेंगे तभी जाके कोई सा भी एंजाइम फंक्शनल होगा एंड इट इज नोन एज होलो एंजाइम। तो नाउ हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दीज कोफैक्टर्स। व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में जहां बिल्कुल ये चैप्टर खत्म हो रहा है ना, लास्ट लाइन में ये लाइन लिख दी है बिल्कुल, When the cofactor is removed, the catalytic activity is lost. एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो कोफैक्टर्स का रोल आप देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोफैक्टर्स नहीं है तो मतलब एंजाइम तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो आपको यहाँ से ये रियलाइज होना चाहिए कि द इम्पोर्टेंस ऑफ कोफैक्टर्स, कि वो कितना ज्यादा जरूरी है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। क्लियर हो गया? तो नाउ अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं तो लेट्स मूव forward and discuss several type of cofactor. So there are only 3 types of cofactor. Number 1, they are known as prosthetic group. Number 2, they are known as coenzymes. Cofactor के अंदर आता है coenzymes. And number 3 are metal ions. Number 3 are metal ions. ठीक है? Now discuss each of them in detail. सबसे पहले हम देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में क्या याद रखना है? ये तो ऑर्गेनिक होते हैं। पहली चीज, प्रोस्थेटिक ग्रुप का नेचर कैसा होता है? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकंड पॉइंट, दे टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। क्या है ये? कोफैक्टर है। किसके साथ बाइंड करेंगे? एपो एंजाइम के साथ। क्या बनाएंगे? होलो एंजाइम बनाएंगे। तो पहली चीज जो प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में याद रखना है कि ये तो कोफैक्टर है। दूसरी चीज, नेचर कैसा है? ऑर्गेनिक नेचर का है। तीसरी चीज, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग या टाइट बॉन्ड फॉर्म करता है विद द एपो एंजाइम। क्लियर? ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल तो वो होता है हीम इज द in peroxidase and catalase, they catalyze the breakdown of H2O2 to water and O2। तो हीम जो होता है peroxidase एंजाइम में प्रेजेंट होता है और हीम का प्रेजेंस peroxidase एंजाइम में किस तरीके से है? एज अ कोफैक्टर। तो हीम इज कोफैक्टर या हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप इन द एंजाइम peroxidase एंड कैटालेस। दोनों में ही दो एंजाइम्स हैं peroxidase एंड कैटालेस, उनका प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर कौन है? हीम। कौन है? हीम, जो इन दोनों एंजाइम्स को फंक्शनली एक्टिव, कैटालिटिकली एक्टिव बना रहा है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में याद रखो, इट इज ऑर्गेनिक एंड इट बाउंड्स टाइटली विद द एपो एंजाइम। सेकेंड वी हैव कोएंजाइम्स। तो कोएंजाइम्स का अगेन नेचर कैसा होता है? ऑर्गेनिक, बट दे आर ट्रांजिएंट बाइंडिंग टू एपो एंजाइम। इनकी जो बॉन्डिंग है विद द एपो एंजाइम वो एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, वो एकदम ट्रांजिएंट टेम्पररी बाइंडिंग है और वो मतलब होगी, काम होने के बाद में खत्म हो जाएगी। लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उनकी बॉन्डिंग एकदम परमानेंट एंड स्ट्रॉन्ग होती है। मैनी कोएंजाइम्स कंटेन विटामिन। बहुत सारे कोएंजाइम्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? जिनमें विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल, NAD एंड NADP कंटेन नियासिन। ठीक है, तो NAD एंड NADP क्या है यार? ये दीज आर द एंजाइम्स और उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें नियासिन प्रेजेंट होता है एज कोफैक्टर और कोएंजाइम। तो कोएंजाइम में आपको क्या याद रखना है? NAD एंड NADP और उसमें प्रेजेंट होता है नियासिन। क्लियर हो गया? तो कोएंजाइम्स भी क्या है? कोएंजाइम्स आर ऑल्सो कोफैक्टर, मतलब कि नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को या फिर किसी भी एंजाइम को क्या होलो एंजाइम बनाते हैं और उसे कैटालिटिकली एक्टिव बनाते हैं।
Let's move to third and last type of cofactor, which is metal ion, जिसमें क्या होता है, they form coordination bond with side chain and active side and one or more coordination bond with the substrate. तो सबसे पहली बात तो मेटल आयंस कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स. अब ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ये पूरा चैप्टर है केमिस्ट्री में, क्लास 12th में, 12वीं क्लास में आके पढ़ लेना. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे होता है, उसमें शेयरिंग होती है बॉन्ड की, सॉरी एटम्स की. तो विद साइड चेन के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं एट एक्टिव साइड एंड वन मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट. तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, एक सबस्ट्रेट के साथ और एक एक्टिव साइड के साथ. ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, मेटल आयंस होते हैं. एग्जाम्पल, जिंक इज अ कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है वो है एक एंजाइम होता है, और जब तक हम उसके साथ में उसको जिंक नहीं देंगे तब तक वो फंक्शनली एक्टिव नहीं होगा. तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या हो गया, दिस इज एपो एंजाइम, एंड जिंक क्या हो गया, जिंक इज द कोफैक्टर. और कोफैक्टर में भी कौन सा कोफैक्टर है, वो मेटल आयन. कौन सा वाला कोफैक्टर है, वो मेटल आयन. क्योंकि यू हैव स्टडीड 3 टाइप ऑफ कोफैक्टर्स. नंबर 1 आपने कौन सा कोफैक्टर पढ़ा, नंबर 1 आपने पढ़ा प्रोस्थेटिक ग्रुप, देन सेकेंड आपने पढ़ा कोएंजाइम, एंड थर्डली आपने पढ़े मेटल आयंस. These 3 groups behave as cofactor which acts with the apoenzyme to make them holoenzyme or the catalytically active enzymes. समझ आ गई कहानी, ठीक है, पक्का, डन, कोई भी दिक्कत, शक, डाउट. सो दैट इज इट फॉर टुडे. बहुत लंबी कहानी है एंजाइम्स की एंड येट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो अगर नहीं कुछ समझ आया, कोई भी पार्ट में डाउट है, बहुत लंबा लगा हो टॉपिक, तो आधा आधा करके एक एक टॉपिक करके देख लेना. ठीक है, लेकिन देख लेना, बिकॉज एंजाइम इन इटसेल्फ इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड हियर वी आर डन विद द टॉपिक एंड दिस चैप्टर. चलिए ठीक है, समझ आया. अब जो अगला चैप्टर होगा वो होगा सेल साइकिल एंड डिवीजन. तो अभी क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को जल्दी से कर देना है लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लेना है सब्सक्राइब, और पढ़ते रहना है. ओके, चलिए, बाय बाय, टाटा, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.